हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पंच। इस वीडियो में हम कर्नाटका इलेक्शन फैक्ट्स और उसके ओपिनियन पोल के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो आइए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम चलते हैं मेन वीडियो के टॉपिक में। हमारा जो आज का वीडियो है वो कर्नाटका इलेक्शंस के बारे में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये 16वां असेंबली इलेक्शन होने वाला है कर्नाटका में, और उसके बारे में सारे पॉलिटिकल पंडित्स और चैनल वगैरह सर्वेज कर रहे हैं। तो मैंने कर्नाटका आज से 2 महीने कर्नाटका का टूर किया और वहाँ लोगों का नर्व को जानने की कोशिश की कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस गवर्नमेंट के बारे में और आने वाली गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है। तो आइए हम चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक यानी कि इस पॉलिटिकल रिसर्च और पॉलिटिकल एनालिसिस के मेन मुद्दे पर। हमने जो फाइंड्स करा है, जितना भी हिंदुस्तान में आप सर्वे वगैरह देखते हैं या पॉलिटिकल पंडित के जो रिपोर्ट देखते हैं, वो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देते हैं। मैं आपको रिजल्ट के साथ रिजल्ट्स की वो बिंदु जो रिजल्ट जिसके बिना पर मैंने रिजल्ट निकाला है, या कर्नाटका में क्यों कोई सरकार बन रही है या कोई सरकार बिगड़ रही है, किसकी सरकार आएगी या किसकी सरकार जाएगी, उसके जो मेन फाइंडिंग्स है, मेन रीज़न है, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा और फिर आप उस रीज़न के बाद आप देखेंगे कि कौन इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। पूरे कर्नाटका में काम करने के बाद मैंने 6 पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने मेन 6 पॉइंट्स को फाइंड आउट किया है जो इलेक्शंस में, इस इलेक्शन से, कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन में बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं। मैंने जो अपने रिजल्ट्स में जो रीजंस बताए हैं, उनमें पहला है एंटी इनकम्बेंसी। आप जैसा कि जानते हैं कि जब कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होती है तो उस गवर्नमेंट का दोबारा आना बहुत मुश्किल होता है। कर्नाटका में इस वक्त 16वीं असेंबली इलेक्शन जो होने जा रही है, वहाँ पे कर्नाटका में बीजेपी जो मौजूदा सरकार है वो बीजेपी की सरकार है और बसवराज बोम्मई हमारे कर्नाटका के सीएम हैं। उनके खिलाफ और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल दिख रहा है। और जो भी थोड़ी सी सियासत की समझ या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, पॉलिटिक्स को जानता है या पॉलिटिक्स को समझता है, तो कर्नाटका अगर वो टूर करे तो उसको समझ में आ सकता है कि पूरे कर्नाटका में ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है बीजेपी के खिलाफ, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नारायण ए कहते हैं कि ये गवर्नमेंट यानी कि मौजूदा बीजेपी की सरकार सबसे ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का वेव को फेस कर रही है, और ये 1980 के बाद कोई भी ऐसी सरकार है जिसे इतना शदीद लेवल पर यानी इतना सख्त लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना है। और वो मज़ीद कहते हैं, वो और फर्दर कहते हैं और बयान करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार जब इस ज़बरदस्त लेवल का एंटी इनकम्बेंसी फेस करती है तो उसका गवर्नमेंट में आना ये नेक्स्ट टाइम पॉसिबल होता है, यह बहुत सख्त बात है। इसलिए ये कहना, तो हम ये कह सकते हैं एज ए कंक्लूजन के तौर पे कि बीजेपी को कर्नाटका में एंटी इनकम्बेंसी से ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और उसके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे दूसरे इशू पे जो मैंने फाइंड आउट किया अपने रिसर्च में, वो है फेलियर इन कॉम्युनल पोलराइजेशन एंड हिंदू कार्ड। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिनका नाम है फनी राजन्ना और संदीप शास्त्री। वो कहते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आती जाएगी, कर्नाटका के इलेक्शन जैसे जैसे करीब आती जाएगी, बीजेपी वैसे वैसे ज़्यादा कॉम्युनल कार्ड खेलेगी और वोट्स को डिवाइड करेगी ताकि वोट को पोलराइज किया जा सके। जिसका ताज़ा मिसाल आप देख सकते हैं, ताज़ा नहीं कह सकते, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, 2022 के एंड से आप देख सकते हैं कि जो हिंदू राइट विंग की तरफ से, हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को उठाया जा रहा है, जैसे कि हिजाब, लव जिहाद, उसके बाद अजान है, बॉयकॉट ऑफ द मुस्लिम रन शॉप्स है, और फिर हम देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान से संबंधित जो ऐतिहासिक जानकारी है या ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि वो एंटी हिंदू हुआ करते थे। लेकिन आप अगर कर्नाटका जाएंगे या कर्नाटका के लोगों से पूछेंगे या कर्नाटका के बारे में जानेंगे तो कुछ लोगों, मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोग इन सब से उनका कोई सरोकार नहीं है। वो समझते हैं, वो ये चीज़ को जान पा रहे, समझ पा रहे कि गवर्नमेंट इस चीज़ को जानबूझ के हाईलाइट कर रही है ताकि वोट को कम्युनलाइज किया जाए। आम लोग इस चीज़ पर बिल्कुल वो मुत्तफिक है, उनका एक पॉइंट पर वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि देश के लिए और ख़ासकर हमारे कर्नाटका राज्य के लिए
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, प्राइस रश, इन सब चीज़ों को एड्रेस करना ज़्यादा जरूरी है, ना कि इन सब बेकार की चीज़ों को। आम इंसान के साथ साथ जो सेलिब्रिटीज़ और इंटेलेक्चुअल है उनके लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। वो भी ये कह रहे हैं हम लोगों को स्टेट की कम्युनल हार्मोनी उसको किसी भी हाल में हमको बर्बाद नहीं होने देना। वो लोग डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन पर ज़्यादा ध्यान देना बोल रहे हैं। उन्होंने एक परेड निकाला था, इंटेलेक्चुअल का एक परेड निकाला था, जिसमें वहाँ के सेलिब्रिटीज़, इंटेलेक्चुअल जैसे कि राइटर्स, एकेडमिक्स, फिल्म मेकर्स और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें शामिल हुए, और जिन्होंने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा कि किसी भी हाल में स्टेट की जो कम्युनल हार्मोनी है या भाईचारा है वो किसी हाल में बर्बाद नहीं होना चाहिए, और स्टेट किसी भी हाल में कर्नाटका का एक इतिहास है कम्युनल हार्मोनी का, एक बहुत पुराना, बहुत ही अच्छा गौरवशाली इतिहास है जो किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तीसरा जो अहम इशू निकल के आ रहा है कर्नाटका से वो है कमीशन एंड करप्शन चार्जेस अगेंस्ट बीजेपी लीडर्स या बीजेपी लीडरशिप। अभी हम देख पा रहे हैं कर्नाटका में कि 27 मार्च 2023 को कर्नाटका लोकायुक्त पुलिस ने एक एमएलए, बीजेपी के एक एमएलए मंडल विरूपाक्षा को गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी के कारण क्या थी कि उन्होंने उनके घर पर 6 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ। कर्नाटका लोकायुक्त पुलिस ने उनके घर में रेड मार के 6 करोड़ रुपया दरियाफ्त किया, और उससे कुछ दिन पहले उनके बेटे को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया केएसडीएल की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा इशू बना कर्नाटका में बीजेपी के खिलाफ। दूसरा एग्जांपल जो आप करप्शन का देख रहे हैं जो कर्नाटका फेस कर रही है वो है कर्नाटका स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन KSCA ने जबरदस्त इल्जाम लगाया। वो है कि कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका के जो एमएलएज हैं, एमपीज है, वो क्या करते हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट बिल पे करने के लिए उनसे घूस और कमीशन मांगते हैं। केम्पन्ना डी जो कि प्रेसिडेंट है KSCA के, उन्होंने न्यूज़ क्लिक को बताया गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उनसे 40% कमीशन डिमांड कर रहे हैं बिल पेमेंट करने के लिए, उनका जो पेंडिंग बिल है उनको देने के लिए। 2021 में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और कर्नाटका के गवर्नर को इसके बारे में ख़त लिखा। और केम्पन्ना ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने लगातार इस बात को लेकर के येदियुरप्पा को बताया और येदियुरप्पा की तरफ इस बात को अवगत किया, येदियुरप्पा को बताने की कोशिश की, उनको जनाया कि ये सारी चीज़ें कर्नाटका में चल रही हैं, बट इसका कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एसोसिएशन और आगे चल के इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो कट मनी है जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो कट मनी कर्नाटका के सभी लेयर तक जाता है, जैसे कि वहाँ के एमपीज़, अभी जो सिटिंग एमपीज़ हैं, वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे, सब ऊपर से नीचे तक उस कमीशन का हिस्सा सबको जाता है। और केम्पन्ना ने कहा इन पिछले 3 सालों में कमीशन का जो मामला है ये 3 गुना बढ़ चुका है पिछले कई सालों के मुकाबले में। और नवंबर 2022 को नॉर्थ कर्नाटका सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संतोष पाटिल ने बुमई को लिखा कि करप्शन जो है वो ट्रिपल हो गई है, यानी कि पिछले इस बीजेपी की सरकार में 3 गुना बढ़ गई है अगर हम पिछली सरकार से मुकाबला करें तो, यानी कि पिछली सरकार से ज़्यादा इस सरकार में करप्शन का केस बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है। दूसरा एग्जाम्पल हम जो करप्शन का देख रहे हैं या कमीशन खोरी का है वो है KS ईश्वरप्पा का मामला। संतोष पाटिल एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने जो कि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह किया करते थे, उन्होंने ईश्वरप्पा को इल्ज़ाम लगाया कि वो कमीशन के लिए उनको हरास कर रहे हैं और उनका जो बिल है वो नहीं दे रहे हैं। उनका बिल क्लियर करने के लिए उनसे कमीशन मांगा जा रहा है, 40% तक का कमीशन मांगा जा रहा है। और यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत या मेरे साथ अगर कुछ नुकसान होता है तो इसके लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार होंगे। जो मामला कर्नाटका में बहुत ही गरमाया था और उसके लिए वहाँ के बड़े मंत्री, हेवीवेट लीडर KS ईश्वरप्पा को रिज़ाइन भी देना पड़ा था। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं चौथे इश्यूज की तरफ, यानी कि चौथा मुद्दा क्या है जो कर्नाटका के रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। वो है पॉसिबिलिटी ऑफ लोकल लीडरशिप क्राइसिस इन बीजेपी, यानी कि बीजेपी में लोकल लीडरशिप की क्राइसिस। आप देख रहे हैं कि इस इलेक्शन में बड़े बड़े लीडर्स बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या जेडीएस ज्वाइन कर लिए हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट तौर पर लड़ रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, बेलगाम या बेलगावी जिला के जो एमएलए थे, 18 सीट से वो एमएलए हैं, लक्ष्मण सावड़ी, टिकट ना दिए जाने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और पार्टी से रिजाइन करके वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद जगदीश शेट्टार वो
वो 6 बार के एमएलए हैं अपनी विधानसभा सीट से, लेकिन पार्टी इस बार उनको सीट नहीं दी है, जिसके नाराज़ होकर उन्होंने पार्टी के सारे पद से इस्तीफा दे दिया और वो कांग्रेस ज्वाइन करके अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि कर्नाटका में रैली वगैरह के लिए या कर्नाटका का जो सारा इलेक्शन का दारोमदार अभी जो मौजूदा सीएम है मिस्टर बसवराज बोम्मई और एक सीएम येडियुरप्पा के ऊपर आ गया है। लेकिन हम लोग जैसा कि जान रहे डिफरेंट सर्वे या डिफरेंट रिपोर्ट में आ रही है कि बोम्मई को एक उस तरह का सीएम नहीं समझा जाता है, उनको उतना इफिशिएंट नहीं माना जाता है, और जो कि वोटर्स को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर सकते हो या जिनका बहुत बड़ा प्रभाव हो कर्नाटक में, जिस तरह के येदियुरप्पा, जगदीश शेट्टर, सदानंद गौड़ा हुआ करते थे भाजपा में। अब जो सारी जिम्मेदारी आ रही है वो येदियुरप्पा पे। येदियुरप्पा को कैंपेन चीफ बनाया गया कर्नाटक में, लेकिन अकेले एक इंसान कितना कवर सकता है ये देखने वाली बात होगी अभी कर्नाटक में। इसी कारण अब फिर से पूरा का पूरा दारोमदार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सर पे आ गया है और वो पूरे कर्नाटक में जितना उनसे पॉसिबल हो रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 2013 में भी जब वो गुजरात के सीएम से बीजेपी के प्रसार का प्रभारी बना गया था तो उन्होंने कर्नाटक में आकर रैली की थी, लेकिन वहाँ वो बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए थे। और फिर 2018 में भी उन्होंने कर्नाटक में प्रचार किया था, लेकिन वो भी आपको बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो कि वहाँ ज़रूरत है 113 की, वो सीट नहीं दिला पाई थी। उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं जो कि वहाँ कर्नाटक से ही हैं। मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, राहुल गांधी या सोनिया गांधी की बात नहीं, कर्नाटक के ही लोकल जो लीडर हैं, जैसे कि हेवी वेट लीडर सिद्धरामैया एक सीएम रह चुके हैं। उसके बाद डी शिव कुमार, बहुत कद्दावर लीडर डी शिव कुमार हैं। हमारे कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वहाँ से। इसके अलावा और भी जो जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावड़ी का कांग्रेस ज्वाइन करना, ये भी कांग्रेस के लीडरशिप में और कांग्रेस के लीडरशिप के तादाद को बढ़ा रहा है और उनको बल दे रहा है ताकि वो अच्छा से प्रचार को कर सके, कैंपेन को अच्छा से कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 5वां पॉइंट है वो है ओमिनस साइन फ्रॉम द डिफरेंट फेसेट ऑफ द सर्वे, यानी कि डिफरेंट तरह का सर्वेज में बीजेपी के खिलाफ सारे नताए जा रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने हिंदुत्व को बहुत शिद्दत के साथ उसको लागू करने की कोशिश की, हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन हम देख रहे हैं ग्राउंड पर उसका कोई खासा असर नहीं हो रहा है, क्योंकि पब्लिक मानती है, वहाँ के आम वोटर, आम जनता मान रही है कि बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई, पॉवर्टी, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है और वो कह रही है ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए, ना कि ये सारी चीज़ें। मैं आपको एक हवाला देता हूँ। एनडीटीवी CSDS ने एक प्री पोल सर्वे कराया जो कि 20 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में कराया गया। उस सर्वे में एक बहुत चौंकाने वाली फैक्ट आई और जो कि बीजेपी के लिए बहुत दर्दनाक है। कर्नाटक में जो लोग सर्वे किए गए उनमें से 28% लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, और जबकि दूसरे नंबर पे आता है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी लोगों के लिए बड़ा मसला है। यंगर वोटर जो है, जो जवान वोटर है, युवा वोटर है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बड़ा इशू है, और देहात इलाकों में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, यानी कि देहाती पॉपुलेशन, देहाती नस्ल को है, उनके लिए पॉवर्टी सबसे बड़ा मसला समझ निकल करके आया है। दूसरा जो सर्वे किया गया था उस सर्वे में बताया 67% लोगों ने कहा, यानी कि 67% लोगों का मानना है कि पिछले 5 सालों में कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं, यानी कि उनके लिए प्राइस है सबसे बड़ा इशू है। और भी इस तरह के बहुत सारे सर्वे कराए गए। एक सर्वे है जो कि 59%, यानी कि 59% लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी इज़ मोर करप्ट देन द कांग्रेस। वो 59% बीजेपी को करप्ट मानते हैं, जबकि कांग्रेस को 35% और जेडीएस को सिर्फ 3% लोग का मानना है करप्ट है। एक और सर्वे कराया गया जिसके मुताबिक 51% लोग ये मान रहे हैं कि करप्शन जो है वो बढ़ा है, और जबकि 35% लोग कहते हैं करप्शन जैसा का तैसा है। और उसमें एक चौंकाने वाली बात यह है, जो 51% लोग बोल रहे हैं कि करप्शन बढ़ा है, उसमें बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी तादाद वो खुद बीजेपी के सपोर्टर्स की है। 41% बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं या मतदाता है वो मान रहे हैं कि बीजेपी में, इस सरकार में करप्शन बढ़ा है। 41, वो ऐसे लोग 41% है। और एक चौंकाने वाली बात, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सर्वे फॉर द जो बीजेपी के लिए आया है, वो ये है कि देश में, पूरे देश में पार्टी ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ या नेपोटिज्म के खिलाफ बात करती है कि कांग्रेस डायनेस्टिक पार्टी है, या और भी दूसरी पार्टी है, कोई स्थानीय पार्टी को वो डायनेस्टिक बोलती है। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे जो कर्नाटक से निकल के आ रहा है वो ये है कि नेपोटिज्म, यानी कि डायनेस्टिक पॉलिसी या परिवारवाद जिसको हम बोल सकते हैं, परिवारवाद बीजेपी में 59% है, और
कांग्रेस को 30% और जेडीएस को 13% लोग मानते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा 8% लोग मानते हैं कि जेडीएस परिवारवाद की राजनीति करती है। एक और सर्वे में जिसमें लोगों को बोला गया कि आप कामकाज और विकास के आधार पर सरकार को रेट करें, यानी कि सरकार को बताएं कि कौन सी सरकार कर्नाटका के डेवलपमेंट के लिए, कर्नाटका के विकास के लिए ज़्यादा अच्छी है। तो उसमें 47% लोगों ने बोला कि कांग्रेस को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं, जबकि बीजेपी बोलने वाले मात्र 37% और जेडीएस को वोट देने वाले 14% लोग थे। दूसरे एक सर्वे में एक आया है कि कम्युनल हार्मनी यानी कि समाजी सद्भाव को बनाए रखने में कांग्रेस ज़्यादा सक्षम है और 49% लोग 49% लोग बोल रहे हैं कि कम्युनल हार्मनी के लिए कांग्रेस ज़्यादा सूटेबल है और बीजेपी 34% और जेडीएस को 4% लोगों ने पसंद किया है। एक दूसरे सर्वे में बताया गया कि 57% लोग, यानी कि जो कर्नाटका में लोग हैं 50 जिनका सर्वे किया गया उनमें से 57% 57% लोग बोलते हैं कि वो इस गवर्नमेंट से, इस मौजूदा सरकार से नाराज़ हैं और इसको बदलना चाहते हैं, जबकि 17% लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस सरकार से नाराज़ नहीं हैं और यही सरकार रहनी चाहिए। सीएम की पसंद पर लोगों की राय भी कांग्रेस के फेवर में है। 42% लोग मानते हैं कि कांग्रेस के एक सीएम सिद्धरामैया ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा काम करने में ज़्यादा सक्षम है बनिस्बत के बसवराज बोम्मई को, और बसवराज को सीएम के तौर पर पसंद करने वाले मात्र 31% लोग हैं। और दूसरे एक और सर्वे में 47% लोगों ने जो रेट किया है बसवराज बोम्मई को, यानी कि मौजूदा सीएम को, 47% लोगों का मानना है कि जो मौजूदा सीएम है वो पुअर है, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने लास्ट में मेंशन किया है लेकिन ये अहमियत के हिसाब से किसी तरह से कम नहीं है, वो इशू है रिबिलियन इन द बीजेपी कर्नाटका, यानी कि वो लोग जो बीजेपी से डिसअपॉइंटेड हैं, जिनको टिकट नहीं दिया गया है, उन्होंने बीजेपी से बगावत कर दी है। कि जब पहले फेज़ का टिकट का अनाउंसमेंट किया, जो 189 सीट में जब बीजेपी ने पहली बार टिकट का अनाउंसमेंट किया, तो उनमें से लक्ष्मण सावड़ी और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का नाम को हटा दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लक्ष्मण सावड़ी जो है वो कर्नाटका के एक डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 58 सीट से 3 बार के वो एमएलए रह चुके हैं, और जिसमें बहुत ही जो हाई प्रोफाइल नाम आ रहा है, जिसका टिकट काटा गया है, सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल नाम है वो है एक्स सीएम जगदीश शेट्टार का, जो अपनी सीट धारवाड़ सेंट्रल ईस्ट से 6 बार के एमएलए रह चुके हैं और 1994 से वो 2018 तक सारे के सारे इलेक्शंस को जीतते हुए हैं और उनकी छवि बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये बताया जा रहा है कि कर्नाटका में येडियुरप्पा ने उनको ये एश्योर किया था कि 99% आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन आखिरी लम्हे में उनका नाम को काट दिया गया। इससे वो नाराज़ होकर के लक्ष्मण सावड़ी और जगदीश शेट्टार जैसे नेताओं ने बीजेपी के सारे पद से रिज़ाइन दे करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और वो कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, ऐसी 40 कमोबेश 40 सीट है जहां पर बीजेपी में या तो अंतरकलह है, बगावत की सुर फूट पड़ी है, या फिर अंतरकलह है, यानी कि इंटरनल क्लैश, आपसी में लड़ाई झगड़ा है। और वो जो बागी नेता है या तो कोई कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कोई बीजेपी जेडीएस को ज्वाइन कर ले रहे हैं, या फिर इंडिपेंडेंट लड़ने का मन बनाया है। और आपको मैं बता देता हूँ, जब भी कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, अपनी ही पार्टी का बंदा या अपनी पार्टी का कोई नेता अपनी पार्टी से बगावत करके, विद्रोह करके दूसरी पार्टी में जाता है, तो उस पार्टी का हारने की जो रेशियो है, जो प्रतिशत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मौजूदा सीट हार की तरफ, जीता हुआ सीट भी वो हार की तरफ चल देता है। एक जगह पे बीजेपी के 1300 पार्टी वर्कर ने बगावत का सुर बुलंद कर दिया है। और इस बार इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक अहम लीडर ईश्वरप्पा को भी, के.एस. ईश्वरप्पा जो कि बहुत बड़े लीडर है, हेवी लीडर माने जाते हैं, उनको भी पार्टी ने बोला रिजाइन करने के लिए, और वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उनके जो करीबी है वो मानते हैं कि वो भी अंदर से नाराज़ चल रहे हैं। तो इन सब का खामियाजा बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने बताया कि कर्नाटका में क्या पॉलिटिकल समीकरण हो सकते हैं, कर्नाटका के हालात क्या चल रहे हैं, कर्नाटका में क्या हो सकता है, और जो रिजल्ट्स आएंगे उनका आधार क्या क्या इशू है जिसकी वजह से इलेक्शन का हार जीत असर करेगा। अगर कांग्रेस जीतेगी तो क्यों, या भाजपा हारेगी तो क्यों, या भाजपा जीतेगी तो क्यों, या कांग्रेस किसी पार्टी को क्यों हार होगी या क्यों जीत होगी, वो सारे इशू हैं जो कर्नाटका में मेरे काम करने के दौरान मैंने नोटिस किया। और मैंने काफ़ी वहाँ के लोकल रिपोर्टर से बात की, वहाँ के प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल से बात करी कई सारे जगहों पर, जैसे कि बेंगलुरु,
शिमोगा और सोरबा, भद्रावती जाके मैंने खुद पर्सनली वहाँ पर लोगों से बात किया, लोगों के भी उनकी राय क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, सरकार को लेके पॉलिटिकल उनकी क्या विचार विमर्श है, उनको मैं जानने की कोशिश करी। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे रिपोर्टर जैसे कि प्रजावाणी, विजयवाणी के रिपोर्टर से मैंने बात किया, डिफरेंट जगह से मैंने बात किया। बात करने के बाद मैंने इन बिंदुओं को मैंने उजागर करने की कोशिश की और ये जो 6 पॉइंट मैंने बताए हैं, उन 6 पॉइंट के अलावा भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, लेकिन मेन जो इश्यूज़ हैं जो इलेक्शन को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं वो इशू मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके बाद अमूलिया और नंदिनी डिस्प्यूट है, और भी बहुत सारे मामला ऐसे जो कर्नाटक में चल रहे हैं। लेकिन इन 6 बिंदु को मैंने अपना जो वीडियो का आधार बनाया है, अपने रिसर्च का आधार बनाया है और आपके सामने वो पेश किया है। अब हम आते हैं अपने फाइनल रिजल्ट्स की तरफ कि कौन सी पार्टी कितना सीट जीत रही है, कौन सी पार्टी कितना सीट जीत रही है। इसका एक आकलन, इसका एक मैंने स्टेट प्रेडिक्शन, इसका डिटेल एनालिसिस करने के बाद वहाँ कर्नाटक में सर्वे करने के बाद एक मैंने तैयार किया है जो कुछ इस तरह के हैं। नंबर 1 मैंने जिस पार्टी को नंबर 1 पे रखा है वो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको शॉर्ट में लोग कांग्रेस भी बोलते हैं। कांग्रेस को 120 से 130 सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। 120 या 130, 120 से 130 के दरमियान सीटें रहेंगी, लेकिन ये मेरा 2 महीना 1.5 महीना पहले का प्रेडिक्शन है। अभी सीटें और बढ़ने के इम्कान है। अगर कांग्रेस 120 से 130 के बजाय 140, 150 या उससे भी कुछ पार कर जाए तो इसमें व्यूअर्स को या लोगों को, कर्नाटक के जनता को, मेरे वीडियो को देख रहे भारत की जनता को इससे अचंभा या आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। ये ऐसी समीकरण वहाँ दिख रहा है, ऐसे हालात हो सकते हैं कि 140 से 150 पार कर जाए कांग्रेस। दूसरी तरफ जो बीजेपी है उसको 50 से 63 सीट मैंने दी है, जो 50 से 63 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात और यहाँ पे बता दूं कि 50 से भी नीचे जा सकती है बीजेपी, क्योंकि बगावत के बाद बहुत सारे बीजेपी के लीडर हैं वो छोड़ चुके हैं। और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट मैंने ये रिजल्ट बनाने के में मैंने 2 इम्पॉर्टेंट इशू को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। वो है एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के अंदर में बगावत। ये पार्टी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए मैं 50 से 63 या 50 से अगर नीचे आ जाए 40, 42, 45 तो उसमें मुझे एटलीस्ट हैरानी नहीं होगी। तीसरी जो पार्टी है जिसका 30 सीट रहेगा वो है जेडीएस, जो जनता दल सेकुलर के नाम से जानी जाती है, जिस पार्टी को HD देवेगौड़ा ने बनाया और अभी जो मौजूदा जो पार्टी के हेड है वो है HD कुमारस्वामी और वो एक CM भी रह चुके हैं। जेडीएस को 19 से 25 सीट मिलने की इम्कान मैंने जाहिर किया है कि 25 से 30 में, और बाकी अन्य वो 6 से 8 या 6 से 10 के बीच में रह सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप अपने इस रिसर्च और अपने एनालिसिस के आधार पर और जो मैंने जो प्रेडिक्शन किया उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस इज़ कमिंग विद अ थम्पिंग मेजोरिटी। कांग्रेस बहुत ही बड़े मेजोरिटी के साथ आ रही है और कांग्रेस की जब 13 मई को जब चुनाव के रिजल्ट्स, नतीजे जब अनाउंस होंगे, जब डिक्लेयर होंगे, तो उसमें कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनती दिख रही है और उसी तरफ भाजपा अपोजिशन बैठेगी और उसके बड़े बड़े लीडर हार जाने का खतरा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। तब तक के लिए अलविदा।